नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिवत्व आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टिटेनस के ऊपर। तो आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के देखते हैं कि टिटेनस क्या होता है। टिटेनस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। आप सबने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से, स्पेसिफिकली क्या है ये बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से ये फैलता है। और इसकी जो शेप होती है ये कील के आकार की शेप होती है। जो कील होती है उसके आकार की शेप होती है और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहलाता है। इट रिलीजेज अ न्यूरोटॉक्सिन नेम्ड एज टिटेनोस्पाज्मिन। तो टिटेनस जो बीमारी होती है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के द्वारा, तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो होता है ये टिटेनोस्पाज्मिन नाम का एक केमिकल, न्यूरोटॉक्सिक केमिकल जो होता है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से ही टिटेनस के में जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड इट ब्लॉक्स द इनिबिटरी न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, जिसके अंदर एक होता है इनिबिटरी न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो हमें अनवॉल्यूंटरी सिग्नल्स मिलते हैं उनको इनिबिट करने का काम करते हैं, ताकि हमारी मसल मूवमेंट जो हो वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके, ओवर एक्साइटेड नेचर में नहीं चली जाए। इन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 6 से 10 दिनों का होता है। यानी कि 6 से 10 दिन के अंदर ये अपने साइन एंड सिम्टम शो करने लगता है। वुंड्स मोस्ट लाइकली टू इंडेंजर टिटेनस आर दोज फॉर विच ट्रीटमेंट इज डिलेड मोर देन अबाउट 6 और टिटेनस जो होता है वो ज्यादातर उन वुंड से ज्यादा फैलता है और उन लोगों को ज्यादा फैलता है जो कि टिटेनस के ट्रीटमेंट में लगभग 6 घंटे या उससे ज्यादा की देरी कर देते हैं। अगर 6 घंटे के भीतर भीतर अगर आपने टिटेनस का इंजेक्शन लगवा लिया है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर 6 घंटे से ज्यादा हो गए हैं या और डिले कर दिया है तो आपको टिटेनस होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। अब हम देखते हैं इसके कॉज क्या होते हैं। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी कैन एंटर इनटू बॉडी थ्रू like puncture or war wounds and get contaminated with soil, metal, wood, calcium salts and other bacteria। यानी कि मान लीजिए हमें कोई घाव हो गया, कोई भी पंक्चर या वॉर वुंड हुआ, या हम कहीं से गिर गए, या कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से हमें कोई भी घाव हो गया और उस एक्सीडेंटल इंजरी में हमारा घाव जो है वो किसी सॉइल के संपर्क में आया, किसी रस्टेड मेटल के संपर्क में आया, किसी लकड़ी के संपर्क में आया, कोई कैल्शियम सॉल्ट के संपर्क में आया। और क्योंकि हर जगह बैक्टीरिया तो होते ही हैं, तो किसी स्पेसिफिकली क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया के संपर्क में आया तो ये जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। देन ओटाइटिस मीडिया जो कान की एक बीमारी होती है उसकी वजह से भी ये फैल सकता है। देन इंजेक्शंस स्पेशली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस बाय नार्कोटिक एडिक्ट्स जो ड्रग्स लेने का काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा नार्कोटिक्स का यूज करते हैं, स्पेसिफिकली आईएम इंजेक्शन या फिर आईवी इंजेक्शन के द्वारा। तो वो क्या करते हैं कि अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं कि एक पर्सन जो इंजेक्शन लगाता है उसी के द्वारा ही मल्टीपल लोग जो हैं वो इंजेक्शन का यूज करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई कंटामिनेटेड नीडल का यूज किया है, कहीं सॉइल में पड़ी हुई किसी मेटल से टच में हुई, तो ऐसे कंटामिनेटेड अगर नीडल का कोई एडिक्टिव पर्सन जो है वो यूज करता है तो उसके द्वारा भी ये क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी फैल सकता है। अनस्टेराइल सर्जरी और बॉवल सर्जरी एंड इन्फाक्शन ऑफ द बॉवल, यानी कि कोई ऐसी सर्जरी हुई जो कि अनस्टेराइल है या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन के अगर के अंदर अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी फैल सकता है। बर्न्स या फायरवर्क इंजरीज की वजह से भी फैल सकता है। एनिमल बाइट्स एंड स्टिंग्स की वजह से भी फैल सकता है। जनरली एनिमल बाइट्स स्पेसिफिकली लाइक डॉग्स या कैट्स या फिर जो भी हमारे पालतू जानवर होते हैं उनकी बाइट्स की वजह से रेबीज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभार क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी भी फैल सकता है। देन इंट्रा यूटेराइन डेथ की वजह से, अनस्टेराइल डिवीजन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से, जब हम बेबी डिलीवरी के बाद में अगर अम्बिलिकल कॉर्ड को किसी अनस्टेराइल सीजर की वजह से काटते हैं तो अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से भी क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी फैल सकता है। एंड कंपाउंड फ्रैक्चर्स की वजह से, कंपाउंड फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो ओपन भी हो सकता है या क्लोज भी हो सकता है, लेकिन अगर ओपन फ्रैक्चर है तो उसकी वजह से एयर के अंदर फैले हुए बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उसको कंटामिनेट कर सकते हैं उस वुंड को, जिसकी वजह से भी ये फैल सकता है।
एंड मिसलेनियस यानी कि अदर टाइप्स भी हो सकते हैं, लाइक क्रॉनिक स्किन अल्सर्स हैं, ऐसे घाव हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स में होते हैं, जो घाव भरते नहीं है, अगर वो किसी कंटामिनेटेड सॉइल या मेटल या वुड के टच में आ जाए तो फिर भी ये फैल सकता है। प्लास्टर सोर्स से फैल सकता है, गैंग्रेनस लिम्फ से, आई इन्फेक्शन से, ह्यूमन बाइट से एंड डेंटल एक्सट्रैक्शन से भी फैल सकता है। अब हम देखते हैं इसकी पैथोलॉजी। तो इनिबिटरी न्यूरॉन्स आर फाउंड इन नर्वस सिस्टम व्हिच रिलीजेस इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा। गाबा इज गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ये दो टाइप के, वैसे तो और भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं लेकिन स्पेसिफिकली दो टाइप के, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड एंड ग्लाइसिन, ये दो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम में इनहिबिटरी न्यूरॉन्स रिलीज करती है। मान लीजिए ये कोई न्यूरॉन है, इनिबिटरी न्यूरॉन है, तो इसके इसके द्वारा क्या होगा कि गाबा या फिर ग्लाइसिन, ये दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज किया जाएगा। देन टिटेनोस्पाज्मिन टेकन अप टू मोटर एंड प्लेट एंड transported upward to central nervous system, which is called retrograde neurotransmission. Then tetanospasmin enter into inhibitory neuron and prevent releasing of GABA and glycine at presynaptic area. जैसा कि आप देखिए, मैं बताता हूं आपको कि ये क्या कह रहा है कि टिटेनोस्पाज्मिन टेकन अप टू मोटर एंड प्लेट। मान लीजिए कि ये कोई मोटर एंड प्लेट है, ये कोई एक न्यूरॉन है, देन ये दूसरा न्यूरॉन है, ये नॉर्मल न्यूरॉन है एंड ये इनहिबिटरी न्यूरॉन है। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हो गई सिनेप्टिक, सिनेप्सिस जो होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का, ये सिनेप्सिस है। तो मान लीजिए टिटन हमें किसी कोई चोट लगी, उसके द्वारा जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी था, वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है ये इसके संपर्क में आया न्यूरॉन के संपर्क में आकर इसने टिटेनोस्पाज्मिन नाम का न्यूरोटॉक्सिन रिलीज किया। ये न्यूरोटॉक्सिन जो होता है ये इस न्यूरॉन के टच में आता है, देन इसका रेट्रोग्रेड न्यूरोट्रांसमिशन होता है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये अपने सिग्नल्स भेजते हैं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इनका ट्रांसमिशन होता है। यानी कि मान लीजिए ये ऊपर से नीचे अगर न्यूरॉन का जो सेल्स होती हैं, जो नर्व एंडिंग्स होती है, वहां पे ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इस टिटेनोस्पाज्मिन केमिकल का जो ट्रांसमिशन होगा ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये धीरे धीरे ऐसे फैलते हुए इसके ऊपर तक जाएगा। फिर ये जो इनिबिटरी न्यूरॉन होता है इस प्री सिनेप्टिक एरिया, यानी कि इनिबिटरी न्यूरॉन के ये एक्सॉन हो, ये इसकी बॉडी हो गई, देन ये एक्सॉन हो गया, देन ये इसके डेंड्राइट्स वगैरह हो गए। तो इसके प्री सिनेप्टिक एरिया यानी कि सिनेप्सिस है, इसके पहले ही प्री सिनेप्टिक एरिया में ये क्या करता है, एंटर करता है। तो एंटर करने के बाद में ये इनको ब्लॉक कर देता है। ये टिटेनोस्पाज्मिन क्या करेगा, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच के सिनेप्सिस को ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करने से क्या करेगा, एंटर इनटू इनिबिटरी न्यूरॉन एंड प्रिवेंट रिलीजिंग ऑफ गाबा एंड ग्लाइसिन एट द प्री सिनेप्टिक एरिया। कि फिर ये इसको ब्लॉक करने के बाद में कुछ तो इसके अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाने के बाद में इसको इनिबिट करते हैं, इनिबिटरी न्यूरॉन को, और ये क्या किसको रिलीज करने को बंद कर देते हैं, गाबा एंड ग्लाइसिन। इन दो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ये लोग ये जो टिटेनोस्पाज्मिन केमिकल होता है ये इसको ब्लॉक कर देता है, इसके रिलीज को ही खत्म कर देता है, जिसकी वजह से ये जब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेंगे, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं निकलेंगे तो फिर जो भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, यानी कि जो मसल को एक्साइट करते हैं, वो ट्रांसमिशन लगातार निकलते रहेंगे। तो वो जब लगातार निकलते रहेंगे और उनको इनिबिट करने वाला ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि एक्साइटेड मूवमेंट जो होगी वो तो बढ़ती जाएगी, लेकिन क्योंकि इनहिबिट इनहिबिट करने वाली जो नर्व्स होती हैं वो पूरा ही खत्म हो चुका है, ये न्यूरोट्रांसमीटर पूरे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए मसल स्पाज्म जो होगा या मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो खत्म नहीं हो पाएगा। खत्म नहीं हो पाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ता रहेगा और ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि धीरे धीरे एक्साइटेड स्टेट मसल्स की बढ़ने लगेगी। तो फिर क्या होगा, मसल स्पाज्म जो होगा वो भी एक्सेस अमाउंट में देखने को मिलेगा। इसी कंडीशन को हम टिटेनस बोलते हैं। This leads to uncontrolled movement of muscle causing spasm and convulsion.
यानी कि जैसे मैंने आपको ये जो बताया है कि इनिबिटरी न्यूरॉन खत्म हो जाएंगे, इनका प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो भी हमें हमारी मसल को एक्साइटेड करने के लिए जो भी नर्व जिम्मेदार है वो ओवर एक्साइटेड हो जाएगी, उनके जो सिग्नल्स होंगे वो एक्सेस अमाउंट में आने लगेंगे, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होगा। इस अनकंट्रोल्ड मूवमेंट को रेगुलेट करने वाले इनिबिटरी जो न्यूरॉन्स है वो होंगे नहीं तो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट बढ़ता जाएगा और इन द एंड स्पाज्मा एंड कन्वल्जन्स देखने को मिलेंगे। तो ये इसकी पैथोलॉजी हो गई। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्या क्या हैं। लाइक मैलेज हो सकता है, पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा थका हुआ होगा, हेडेक आएगा पेशेंट को, फीवर आएगा, इरिटेबिलिटी रहेगी। द फर्स्ट अर्लीस्ट सिम्टम, जो सबसे पहला सिम्टम होगा वो होगा ट्रिस्मस। ट्रिस्मस क्या होता है कि ट्रिस्मस इज अ स्पाज्म ऑफ मैसेटर मसल। मैसेटर मसल कहाँ पाई जाती है? हमारे जबड़े में पाई जाती है, जो कि मैस्टिकेशन करने का कार्य करती है, यानी कि भोजन को हम जो दांतों के बीच में चबाते रहते हैं, यानी कि चबाने का कार्य करती है। तो ये स्पाज्म ऑफ मैसेटर मसल होगा, जिसकी वजह से विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ओपनिंग द जॉ। अब क्योंकि मैसेटर मसल जो ये क्या कर रहा है, हमारी जॉ की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, मैसेटर मसल जो है जॉ की मूवमेंट को रेगुलेट कर रही है, और इसके अंदर ही स्पाज्म हो जाएगा तो जॉ की ओपनिंग नहीं होगी, हमारा जो जबड़ा होगा वो प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाएगा। इसी कंडीशन को लॉक जॉ कहते हैं। लॉक जॉ क्यों कहते हैं? इसकी वजह से कहते हैं। लॉक जॉ के अंदर जो हमारा नॉर्मल जॉ होता है उसकी ओपनिंग जो होती है वो वाइड होती है, मोर देन 4 सेंटीमीटर के अप्रोक्स जो होता है हमारा जो जॉ है वो खुल सकता है। हम अपनी पूरी कैपेसिटी यानी कि मोर देन 4 सेंटीमीटर की कैपेसिटी से हम अपने जॉ को, दोनों जॉ को खोल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर लॉक जो हो जाता है, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ 2 सेंटीमीटर या उससे भी कम की लेंथ के अंदर ही हम अपने जॉ को खोल पाते हैं। पेन एंड स्टिफनेस इन नेक एंड बैक। अब क्योंकि धीरे धीरे ये स्टिफनेस बढ़ेगी, टिटेनोस्पाज्म अलग अलग मसल्स के अंदर जाएगा, नर्व एंडिंग्स के अंदर जाएगा, तो फिर धीरे धीरे नेक एंड बैक की मसल्स में भी स्टिफनेस आएगी, पेन होगा। इसके अलावा इन एन एस्टेब्लिश्ड केस सम स्पेशल फीचर्स कैन बी सीन। अगर टिटेनोस्पाज्मिन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है, अच्छी खासे अमाउंट में फैल चुका है, तो क्या देखने को मिलेगा? रिजिडिटी इन इरेक्टर स्पाइनी and abdominal muscles causing lumbar lordosis which is called opisthotonus। इरेक्टर स्पाइनी मसल्स कहाँ मिलती है? हमारी बैक रीजन के अंदर मिलती है, पीठ के अंदर मिलती है। एंड एब्डोमिनल मसल जो भी रेक्टस एब्डोमिनस, सीरेटस एंटीरियर वगैरह जो भी होती है, तो एब्डोमिनस मसल्स के अंदर रिजिडिटी मिलेगी, हार्डनेस मिलेगी, मसल स्पाज्म मिलेगा, जो कि लंबर लॉर्डोसिस वाली कंडीशन डेवलप करेगा, जिस पोजीशन को हम ऑफिस्टोटोनस पोजीशन बोलते हैं। लाइक इस टाइप की कंडीशन मिलेगी अगर एक अच्छा खासा एस्टेब्लिश्ड केस है अगर किसी पेशेंट के अंदर। तो इरेक्टर स्पाइनी यानी कि कमर की जो मसल है उसके अंदर स्टिफनेस देखने को मिलेगी, एंड एब्डोमिनल मसल्स में भी स्टिफनेस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये एक उल्टा कर्वेचर बन जाएगा बॉडी के अंदर। इसको ही हम ऑफिस्टोटोनस पोजीशन बोलते हैं। लंबर लॉर्डोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा मसल स्पाज्म मिल सकता है विच कैन ऑकर स्पॉन्टेनियसली, यानी कि या तो हाथों हाथ हो जाएगा, सडन स्पाज्म होगा, या फिर इट इज बाय एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेशन। यानी कि स्टिमुलेशन, मान लीजिए हमने उसको कोई भी टाइप का स्टिमुलेशन दिया, उसके पास में जाके हमने उसको टच कर दिया, उसके पास में जाके अगर फैन चला दिया, तो थोड़ी सी हवा से भी, थोड़ी सी आवाज से भी, या थोड़ी सी टच से भी जो स्टिमुलेशन होगा उसकी वजह से मसल स्पाज्म हो जाएगा। तो स्पाज्म ऑफ फेशियल मसल कॉजिंग रिसस सार्डोनिकस। अगर फेशियल मसल्स के अंदर मसल स्पाज्म हो रहा है तो उससे रिसस सार्डोनिकस टाइप का हमें उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट की आईब्रोज जो होगी वो रेज्ड होगी, आंखें उसकी बंद होगी, और जो दांत होंगे वो एक क्लेंच्ड पोजीशन में रहेंगे, इस टाइप में। यानी कि आंखें उसकी बंद है, आईब्रोज उसकी उठी हुई है, और जो टीथ की पोजीशन है वो क्लेंच टीथ है, यानी कि भीचे हुए टीथ हैं, वो अपने जबड़े को खोल नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिसेस सार्डोनिकस बोलते हैं। स्पाज्म ऑफ फेरिंजियल मसल होगा, मान लीजिए गले की मसल जो फेरिंग्स की मसल है स्पेसिफिकली उसके अंदर स्पाज्म आ गया तो डिस्फेजिया की कंडीशन मिलेगी, यानी कि हम किसी भी चीज को निगलने में हमें दिक्कत होगी। स्पाज्म ऑफ लैरिंजियल मसल्स है, यानी कि लैरिंग्स की मसल्स के अंदर रिजिडिटी आ गई है तो एस्फिक्सिएशन देखने को मिल सकता है।
एंड सीवियर केस हो चुका है तो सीवियर केसेस में कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर मसल स्पाज्म देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, लंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से फूल नहीं रहे हैं, सिकुड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। देन सिवियर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स कैन कॉज वर्टिब्रल फ्रैक्चर। जो मैंने आपको पहले पोजीशन बताई थी, ऑफिस्थोटोनस की जो पोजीशन होती है उसके अंदर क्या है कि इरेक्टर स्पाइनी की मसल्स में एक्सेसिव अमाउंट के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मसल स्पाज्म हो रहा है, तो कभी कभार ये स्पाज्म इतना हद तक बढ़ जाता है, सिवियर कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की जो भी बोन्स होती हैं, वर्टिब्रल बोन्स जो होती है, वर्टिब्रास जो होती है, उनके अंदर फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। एंड ऑर्गन डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है। सेप्टिक शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो है वो बॉडी में एक्सेस अमाउंट के अंदर फैल रखा है, और सडन डेथ भी हो सकती है इन द एंड। अब हम देखते हैं कि डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे। तो जनरली इसके डायग्नोसिस में ज्यादा हमें किसी भी टाइप के कोई भी टेस्ट करवाने की नीड नहीं होती है, क्योंकि पेशेंट जब भी आता है हमारे पास में स्पेसिफिक टाइप के क्लिनिकल सिम्टम्स लेके आता है, लाइक लॉक जो लेके आएगा, रिसस सार्डोनिकस लेके आएगा, एंड या फिर जो ऑफिशियल टोनस पोजीशन है उस कंडीशन में भी आ सकता है। तो बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स हम उसका डायग्नोसिस करेंगे। इसके अलावा अगर कराना भी पड़े तो इट इज रियरली पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ओरिजिनल एंट्री साइट, क्योंकि क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी को जो है वो जिस वुंड से एंटर हुआ है उस वुंड से हमें उसको आइसोलेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये इतना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ही हम उसको प्रॉपर कल्चर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें टेस्ट करवाने पड़े तो हम सीबीसी करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, ताकि कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो रखी है, या फिर एलएफटी करवा सकते हैं जो कि लीवर डिस्फंक्शन को तो शो नहीं कर रहा है, आरएफटी करवा सकते हैं जो कि रीनल डिस्फंक्शन को तो शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल बेस के ऊपर। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन, जो टॉक्सिन यानी कि टिटेनोस्पाज्मिन है हमारी बॉडी के अंदर जा चुका है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज किस तरीके से करेंगे? बाय गिविंग आईवी इंजेक्शंस ऑफ 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ ह्यूमन टिटेनस एंटी टॉक्सिन। टॉक्सिन है उसका एंटी टॉक्सिन हमें हमारी बॉडी के अंदर भेजना पड़ेगा आईवी इंजेक्शंस के थ्रू। कितनी अमाउंट में? 3000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ह्यूमन टिटेनस एंटी टॉक्सिन, जो अंदर जाके उस टिटेनोस्पाज्मिन को न्यूट्रलाइज करेगा। इसके अलावा रिड्यूस फर्दर टॉक्सिन प्रोडक्शन, सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन था उसको न्यूट्रलाइज किया। देन अब जो टॉक्सिन प्रोडक्शन एक्सेस अमाउंट में हो रहा है उसको खत्म करना, उसको कम करना है बाय गिविंग प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लाइक बेंजिल पेनिसिलिन या फिर मेट्रोनिडाजोल। तो इन दो टाइप की हम जो एंटीबायोटिक्स है उसका यूज कर सकते हैं। एंड कंट्रोलिंग स्पाज्म, उस स्पाज्म को होने से बचाना है। जो मैंने आपको बताया था स्पाज्म जो है वो स्पॉन्टेनियस भी होता है और हल्के से स्टिमुलेशन से भी हो सकता है। इसीलिए नर्सिंग इन अ क्वाइट रूम, एकदम क्वाइट, जिसके अंदर पिन पॉइंट पिन ड्रॉप साइलेंस हो, वैसे रूम के अंदर ही उसको नर्स करना है। उसकी सारी जो भी ट्रीटमेंट है हम उसको वही फॉलो करना है, क्योंकि थोड़े से भी पिंच से या फिर साउंड से या फिर लाइट से यानी हल्के से स्टिमुलेशन से भी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। इसीलिए उसकी सेवा शुश्रूषा शुश्रूषा जो है वो हमें एक क्वाइट रूम, एकदम साइलेंट रूम के अंदर करनी चाहिए। अवॉइड एनी काइंड ऑफ स्टिमुलाई, जो मैंने आपको बता ही दिया। आईवी सिडेटिव्स, लेकिन क्या है कि चिकित्सा में वो पॉसिबल नहीं होता है बार बार। ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल है कि हम उसको टच नहीं करें या उसको पिंच नहीं करें, या क्योंकि हल्का सा भी स्टिमुलेशन तो हम हमें देना ही पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि मसल स्पाज्म होगा, तो उस वजह से मसल स्पाज्म को रोकने के लिए हमें आईवी सिडेटिव्स का यूज करना पड़ेगा। इफ स्पाज्म कंटिन्यूज, अगर स्पाज्म होता रहता है आईवी सिडेटिव्स देने के बाद में भी, तो हमें पेशेंट को आर्टिफिशियली पैरालाइज करना पड़ेगा एंड उसको वेंटिलेट करना पड़ेगा। वेंटिलेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पैरालाइज करने के बाद में पेशेंट्स का जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है, इसीलिए उसको प्रॉपर वेंटिलेट करना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजनेशन उसकी बॉडी का प्रॉपर तरीके से हो सके। इसके अलावा मेंटेन हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, जो कि एक ऑब्वियस थिंग है, क्योंकि पेशेंट जो है वो कुछ खा पी नहीं पा रहा है, डिस्फेजिया की कंडीशन हो रखी है, क्लेंच टीथ है, लॉक जो है, तो प्रॉपर तरीके से वो खा नहीं पाएगा, तो बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं होगा, पानी नहीं होगा। इसी वजह से उसका हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन को मेंटेन रखना जरूरी है। एंड ट्रीट सेकेंडरी इन्फेक्शन, मान लीजिए कि वुंड था, वुंड को
उसने स्क्रैच किया या किसी भी टाइप का कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो उसको भी ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम टिटेनस को तो ट्रीट कर लेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी दूसरे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से उसको न्यूमोनिया हो गया या फिर रेस्पिरेशनल न्यूमोनिया हो गया, तो उसको ट्रीट करना भी हमें उतना ही ज़रूरी है जितना टिटेनस को ट्रीट करना होगा। प्रिवेंशन बाय इम्यूनाइजेशन एंड डेब्रिटमेंट ऑफ वुंड्स, यानी कि चोट लगने के बाद में हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से हमें हॉस्पिटलाइज होके उसको इम्यूनाइजेशन करना चाहिए उस पेशेंट का, टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाना चाहिए एंड वुंड्स को डेब्रिटमेंट करना चाहिए, यानी कि वुंड्स को प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए, उसके अंदर थोड़ी सी भी अमाउंट के अंदर कंटामिनेशन नहीं रहना चाहिए। इम्यूनाइजेशन किस तरीके से करेंगे? 250 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ ह्यूमन टिटेनस एंटीटॉक्सिन, जो हम स्टार्टिंग में 3000 इंटरनेशनल यूनिट की दे रहे थे, अगर वो कंडीशन डेवलप नहीं करनी है हमें तो उससे पहले ही हमें 250 इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि तो चोट लगने के 6 घंटे के अंदर अंदर 6 घंटे के अंदर अंदर ही हमें ये टिटेनस टॉक्साइड यानी कि टीटी का इंजेक्शन हमें उसको देना जरूरी है। एंड टॉक्सोइड्स, ह्यूमन टिटेनस एंटीटॉक्सिन एंड टॉक्सोइड्स, इन दोनों का मिक्स्ड रूप होता है, जिसको मैं टीटी के इंजेक्शन के रूप में देखते हैं, वो 250 इंटरनेशनल यूनिट के अमाउंट के अंदर हमें लगाना जरूरी है, आईएम में लगाना है एंड शुड बी रिपीटेड 1 और 6 मंथ लेटर। मान लीजिए लगा लिया तो 1 महीने बाद में भी हम उसको रिपीट करवा सकते हैं या 6 महीने बाद में भी उसको रिपीट करवा सकते हैं। लेटर ऑन ओनली बूस्टर इज रिक्वायर्ड इफ पेशेंट इज ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड, यानी कि मान लीजिए हमें कोई टीटी का इंजेक्शन लगा हुए बहुत टाइम हो चुका है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक बूस्टर डोज की जरूरत होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड हैं। तो इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आशा करता हूं कि आपको टिटेनस टॉक्साइड के ऊपर बनाया गया ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूं। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिव थैंक यू।